Hello friends, my name is प्रदीप पंवार एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और इस लेसन में जो हम डिस्कस करेंगे वो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम। पिछले लेसन में हमने डिस्कस किया था ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का nth टर्म का फॉर्मूला। नाउ इन दिस लेक्चर वी विल गोइंग टू लर्न द सम फॉर्मूला फॉर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो स्टार्ट करते हैं। सम ऑफ जीपी इट वी हैव टू फॉर्मूलेज, हमारे पास दो फॉर्मूले हैं इसके। एक फॉर्मूला होता है आर इज नॉट इक्वल टू वन एंड सेकेंड होता है व्हेन आर इज इक्वल टू वन। मतलब कॉमन रेशियो जब वन के बराबर ना हो और कॉमन रेशियो जब वन के बराबर हो। तो देखिए सम ऑफ जीपी जो होता है इट इज गिवन बाय ए इंटू आर रेज टू पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन। जहाँ पर ए जो होता है वो फर्स्ट टर्म होता है, जैसे हम पहले भी जानते हैं इस बात को। आर जो होता है वो कॉमन रेशियो होता है एंड द फॉर्मूला इज ए इंटू आर रेज टू पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन। ये वैल्यू रिवर्स भी हो सकती है, ए इंटू वन माइनस आर रेज टू पावर एन डिवाइडेड बाई वन माइनस आर। वो तब एप्लीकेबल होगा अगर आर की वैल्यू वन से छोटी है। अगर आर वन से छोटा हो गया तो उस केस में ये रिवर्स हो जाएगा, वन माइनस आर रेज टू पावर एन डिवाइडेड बाई वन माइनस आर हो जाएगा। नाउ सेकंड केस इज व्हेन आर इज इक्वल टू वन। अगर हमारा कॉमन रेशियो ही वन हो जाए तो उस केस में सम का फॉर्मूला क्या होगा। तो देखिए अगर कॉमन रेशियो वन हो जाएगा इसका मतलब हर एक टर्म जो होगा वो इक्वल होगा, क्योंकि रेशियोज इक्वल हो गए हैं, कॉमन रेशियो इक्वल हो गया तो हर एक टर्म इक्वल होगा। तो उस केस में जो सम का फॉर्मूला बनेगा वो n टाइम्स द स्टार्टिंग टर्म बनता है, दैट इज n इंटू ए। और ये अंडरस्टूड सी बात है, कॉमन सेंस है। अगर हर एक टर्म इक्वल हो चुका है तो सम जो होगा वो n टाइम्स ऑफ स्टार्टिंग टर्म होगा। इसमें एक नेक्स्ट फॉर्मूला है, अगर हमारे पास इनफाइनाइट जीपी गिवन हो तो उसका फॉर्मूला क्या बनता है। तो इनफाइनाइट जीपी का एक कंडीशन होती है कि जो आर की वैल्यू होती है वो माइनस वन टू प्लस वन ही होनी चाहिए, इससे बड़ी नहीं हो सकती है। बिकॉज इनफाइनाइट सीरीज़ है तो उसको डिक्रीज भी करना पड़ेगा एट लास्ट, अगर उसको वैनिश होना है तो। सीरीज़ कंप्लीट करने के लिए आर की वैल्यू बहुत छोटी होनी चाहिए ताकि वो हर एक सब्सिक्वेंट वैल्यू में डिक्रीज होती जाए। तो उसका फॉर्मूला होता है एस इज इक्वल टू ए अपॉन वन माइनस आर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ए अपॉन वन माइनस आर वेर ए इज़ द फर्स्ट टर्म, आर इज़ द कॉमन रेशियो। नाउ स्टार्ट करते हैं इसके पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन से इज दैट अ बॉय एग्री टू वर्क एट द रेट ऑफ वन रुपी ऑन द फर्स्ट डे, टू रुपीज़ ऑन द सेकेंड डे, फॉर फोर रुपीज़ ऑन द थर्ड डे एंड सो ऑन। How much will the boy get if he start working on 1st Feb and finishes on 20th Feb? एक लड़का है जो काम पे जाता है और फर्स्ट डे वो एक रुपये लेता है, सेकेंड डे दो रुपये लेता है, थर्ड डे चार रुपये लेता है। मतलब ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर चल रहा है टू का, वन इंटू टू इज इक्वल टू फोर, फोर इंटू टू इज इक्वल टू एट। क्लियर। तो अब बोल रहा है कि हाउ मच विल द बॉय गेट, अगर वो फर्स्ट फेब को काम स्टार्ट करता है और 20th फेब को ख़त्म करता है तो कितने पैसे वो कमा लेगा। तो देखिए उसने कितने नंबर ऑफ डेज़ के लिए काम किया, उसने 20 डेज़ के लिए काम किया है। तो नंबर ऑफ डेज़ आर 20, इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म्स होंगे अप टू 20। ठीक है, फर्स्ट फेब से लेके 20th फेब। ना फर्स्ट डे उसे वन रुपीज़ मिला, सेकेंड डे उसे टू रुपीज़ मिला, थर्ड डे उसे फोर रुपीज़ मिला एंड सो ऑन। इसका मतलब ये क्या बना, एक जीपी बन गया, वन कॉमा टू कॉमा फोर कॉमा एट कॉमा 16 एंड सो ऑन अप टू 20th टर्म। Now we can see that what is the common ratio here. Common ratio is 2 divided by 1 which is 2, 4 divided by 2 which is again 2. So we can apply the formula of sum a into r raised to power n minus 1 upon r minus 1, because r वैल्यू 2 है जो कि ग्रेटर देन 1 है। तो a वैल्यू यहाँ पर 1 पुट किया जो कि फर्स्ट टर्म है, r 2 है, 2 रेज टू पावर 20, बिकॉज अप टू 20th टर्म हमें लेना है तो नंबर ऑफ टर्म्स आर 20, माइनस वन अपॉन r माइनस वन, r इज अगेन 2 माइनस 1। तो इसका आंसर आ जाता है 2 रेज टू पावर 20 माइनस 1। इसका मतलब ये है कि 20वें दिन तक वो लड़का इतने पैसे कलेक्ट कर लेगा, टोटल सम ऑफ ऑल हिज मनी। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम अ हाइट ऑफ 540 मीटर ऑन ग्राउंड। एक बॉल है जिसे 540 मीटर हाइट से ग्राउंड पे थ्रो कर दिया गया है एंड द बॉल इज बाउंस्ड 2/3 टाइम्स ऑफ इट्स प्रीवियस बाउंस। मतलब जो बॉल को मैंने 540 मीटर की हाइट से नीचे ड्रॉप किया तो सेकेंड टाइम जो बॉल बाउंस करेगी वो 2/3 ऑफ इट्स एवरी लास्ट बाउंस काउंट करेगी। ठीक है। नाउ देन कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल टिल इट स्टॉप। नाउ देखिए इस क्वेश्चन को आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन है इनफाइनाइट जीपी का। कैसे इनफाइनाइट जीपी का क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग में मैंने h1 हाइट से बॉल को ड्रॉप किया, तो अब होता क्या है, सेकेंड हाइट जो होगी वो अब ये h1 से ऊपर नहीं जाएगा, थोड़ा कम से जाएगा और वो है h2 हाइट। h2 हाइट जो होगी वो प्रीवियस हाइट h1 की 2/3 होगी, ये क्वेश्चन में गिवन है हमें 2/3 और प्रीवियस हाइट, इट मीन्स h2 इज इक्वल टू 2/3 ऑफ h1। ना जितने हाइट से ऊपर जाएगा उतने हाइट से नीचे आएगा, क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसका मतलब h2 हाइट से ऊपर गया तो h2 से ही नीचे आएगा।
नाउ थर्ड टाइम ये बाउंस करेगा h3 हाइट तक, जो कि h2 से कम होगी, और कितनी कम होगी, h3 इज इक्वल टू 2/3 ऑफ h2, बिकॉज इसका प्रीवियस बाउंस था h2 का, तो नाउ h3 विल बी 2/3 ऑफ h2। एंड सिमिलरली ये बाउंस डिक्रीज होता जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये जीरो के अप्रॉक्सीमेटली पहुंच जाएगा, इसका मतलब बाउंस जीरो हो गया तो बॉल स्टॉप हो गई। तो इनफाइनाइट जीपी का क्वेश्चन है। तो h2 इज इक्वल टू 2/3 ऑफ h1, सिमिलरली h3 इज इक्वल टू 2/3 ऑफ h2। नाउ h2 को भी हम h1 की फॉर्म में लिख लेते हैं, 2/3 ऑफ h1, so this becomes 2/3 whole square of h1. Similarly, h4 it will be 2/3 of h3, तो it will be 2/3 cube of h1। ये h1 है यहाँ पर, h1। Now what is sum? sum क्या होगा, sum होगा h1 प्लस 2h2, ऊपर और नीचे दोनों की हाइट काउंट होगी, 2h2 प्लस 2h3 प्लस 2h4 अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। h1 की वैल्यू को h1 ही लिखते हैं, h2 की वैल्यू को h1 के टर्म्स में लिख लेते हैं, दैट इज 2 इंटू 2/3 ऑफ h1। h3 को भी h1 के टर्म्स में लिख लेते हैं, 2 इंटू 2/3 होल स्क्वायर h1, एंड सिमिलरली h3 इज इक्वल टू 2/3 होल क्यूब h1 एंड इंटू 2। नाउ यू कैन सी वी कैन टेक h1 हियर एंड 2 इंटू 2/3 h1 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बचेगा 1 प्लस 2/3 प्लस 2/3 होल स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी। नाउ दिस इज अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, और जिसका कॉमन रेशियो कितना है, ये है 2/3, ठीक है, बिकॉज 2/3 डिवाइडेड बाई 1 इट विल बी 2/3, सो इट विल बी 4h1/3 एंड प्लस h1, और इस सीरीज़ का सम हो जाएगा, ये है फर्स्ट टर्म जो कि 1 है, एंड 1 माइनस r विच इज़ 2/3। इसको सॉल्व किया तो h1 4h1/3, और इसको सॉल्व करके आया 3 माइनस 2 दैट इज़ 1, और ये 3 ऊपर चले जाएगा दैट इज़ 3 से 3 कैंसिल आउट, इट विल बी 5h1। h1 था 540, तो आंसर आ जाएगा 2700 मीटर। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस वही कंसेप्ट चल रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ a इज इक्वल टू 2⁻65 एंड b इज इक्वल टू द सम ऑफ दिस सीरीज दैट इज 2⁻64 प्लस 2⁻63 अप टू 2⁻0, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन विल बी ट्रू। तो इस क्वेश्चन में देखिए करने के लिए कुछ नहीं है, बस आपको b की वैल्यू को सॉल्व करना है, b की वैल्यू क्या आ रही है। तो देखते हैं, b इज इक्वल टू 2⁻64 प्लस 2⁻63 प्लस 2⁻62 अप टू 2⁻0, एंड a गिवन है 2⁻65। नाउ आप इस सीरीज़ को देख के बता सकते हैं कि ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसका कॉमन रेशियो है 1/2। इसको अगर मैं इससे डिवाइड करूँगा 2⁻63 को 2⁻64 से डिवाइड करूँगा, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म, तो 1/2 आ जाता है। तो नाउ यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला, बिकॉज ये इनफाइनाइट सीरीज तो नहीं है, तो वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला, a into 1 minus r raised to power n upon 1 minus r. First term is 2 raised to power 64. 1 minus r is 1/2. Number of terms will be 65 because highest power is 64, lowest power is 0. तो 0 से 64 तक अगर मैं टर्म्स काउंट करूँगा तो 65 हो जाएंगे, एंड डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये टोटल वैल्यू सॉल्व करने के बाद आ जाती है 2 raised to power 65 माइनस 1, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, आप सॉल्व कर सकते हैं ईजिली, इतना कोई टफ नहीं है इसमें। तो b इज इक्वल टू 2 raised to power 65 माइनस 1, ये हमारा आंसर आ गया। अब आपको पता है 2 raised to power 65 a था, तो b इज इक्वल टू a माइनस 1, तो a इज इक्वल टू b प्लस 1। इसका मतलब इसका आंसर हो गया a इज़ लार्जर देन b बाई 1 वैल्यू, a इज़ लार्जर देन b बाई 1 वैल्यू, ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीरीज गिवन है 5 प्लस 55 प्लस 555 प्लस 5555 अप टू n टर्म्स। अब ये क्वेश्चन देखिए आपको CGL में बहुत बारी देखने को मिलता है, NDA CDS में भी काफ़ी बार देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन में बस करने की एक ट्रिक होती है कि आपको इन टर्म्स को 9 के टर्म्स में लाना है, 9। तो 9 के टर्म्स में कैसे लाएंगे, सबसे पहले मैं 5 कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर बचेगा 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 1000 111 अप टू n टर्म्स। उसके बाद इस सीरीज़ को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं और 9 से डिवाइड कर देते हैं, बिकॉज हमें 9 के टर्म्स में सीरीज़ चाहिए। तो 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9 प्लस 99 प्लस 999 अप टू n टर्म्स, और बाहर आ गया 5/9। अब 9 को लिखना है 10 माइनस 1, 99 को लिखना है 100 माइनस 1, 999 को लिखना है 1000 माइनस 1। तो 5/9 10 वाली पावर्स को एक साथ ले लेते हैं, 10 10 स्क्वायर 10 क्यूब 10 रेज़्ड टू पावर 4 अप टू n टर्म्स, और -1 कॉमन लिया तो +1 +1 +1 अप टू n टर्म्स।
अब देखिए इस सीरीज़ का तो सम मुझे पता है कितना होने वाला है, 1 को अगर मैं n टाइम्स ऐड करूँ तो n आने वाला है, तो इसका सम तो हो गया n। इस सीरीज़ को देखेंगे अगर आप तो ये एक जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसका कॉमन रेशियो है 10, फर्स्ट टर्म है a और नंबर ऑफ टर्म्स है n। तो इसका आंसर आएगा a इंटू r रेज टू पावर n, r इज़ 10, 10 रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, r इज़ 10 माइनस 1 and minus n. So it will be 5 by 9 common. It will be 10 by 9 and 10 raised to power n minus n. So this will be the answer for this question. अगर ये ऑप्शन में होता है तो आप इसे टिक कर सकते हैं, वरना थोड़ा सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। अगर आपको नहीं हो रहे हैं क्लियर तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ के बता सकते हैं मुझे कि कौन से पार्ट में आपको दिक्कत है। और अगर आपको इन लेक्चर से थोड़ा भी फ़ायदा होता है तो आप इसे रेट, रिकमेंड एंड रिव्यू करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स से शेयर करना ना भूलें और अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पहले इनको प्रिपेयर करके जाइए, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेसन में हम डिस्कस करेंगे अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन का कंसेप्ट, और उसके अगले लेसन में हम डिस्कस करेंगे दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। थैंक यू सो मच।